नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर एसपीडी गवर्नमेंट कॉलेज से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि निर्यात प्रक्रिया क्या है, निर्यात प्रक्रिया में प्रयोग में आने वाले कौन कौन से अभिलेख हैं। इस बार हम देख रहे हैं आज के वीडियो में आयात प्रक्रिया क्या है। देखिए, आयात प्रक्रिया से मतलब ये है कि कभी भी अगर कोई देश किसी दूसरे देश से माल का क्रय करता है, आप ये समझिए, अगर भारत के व्यापारी कहीं बाहर से किसी दूसरे देश से किसी वस्तु का या माल का क्रय कर रहे हैं तो वो आयात कहलाएगा। अब आयात जो प्रक्रिया है वो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उस देश के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, वहाँ के कस्टम और इंपोर्ट पॉलिसीज़ क्या हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें अलग हो सकती हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि भारत में अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था, अगर कोई व्यापारी माल का आयात करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है व्यापारिक पूछताछ। देखिए, जब आयातक को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो ये सर्च करता है, वो जो बिज़नेस डायरीज़ होती हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, येलो पेजेस होते हैं, या आप देखते होंगे कि कई इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स लगते हैं, तो किसी भी माध्यम से वो पहले ये जानकारी जुटाता है कि जो वस्तु या उत्पाद उसको चाहिए वो कहाँ मिलेगा, किस कंट्री में मिलेगा, कौन उसका सप्लायर है, और फिर उसको वो व्यापारिक पूछताछ के लिए लेटर लिखता है। उस व्यापारिक पूछताछ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको निर्यातक आपको निर्ख, जो हमने पहले भी देखा था, निर्यातक निर्ख तैयार करता है, उसमें भेजता है, और जिसे प्रारूप बीजक भी कहते हैं। इस प्रारूप बीजक में क्या होता है, इसमें जो देश निर्यातक है उसका जो निर्यातक है वो वस्तु की गुणवत्ता, उसकी श्रेणी, स्वरूप, आकार, वेट, प्राइस, जो भी डिटेल्स उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनका उल्लेख होता है। देखिए, सेकंड पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पूछताछ की। फर्स्ट पॉइंट में आपने निर्यात निर्ख प्राप्त किया ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और कौन कौन सी क्वालिटी मिलेगी। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं आयात लाइसेंस प्राप्त करना। देखिए, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके लिए आपको आयात के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उनके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिनके लिए नहीं होती उनका तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना होता है। और ये लाइसेंस आपको कौन देगा? देखिए, आपको ये देखना होगा जो उस टाइम की, जो जैसे भी आप कर रहे हो, तो अभी वर्तमान में जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चल रही है, तो क्या उस पॉलिसी के तहत हमको लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं। तो जिस प्रकार से इंडिया में जो भी एक्सपोर्टर है उसको DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, या विदेशी व्यापार महानिदेशक अथवा क्षेत्रीय रीजनल आयात निर्यातक लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास पंजीयन कराना होता, उसी प्रकार से आयात के लिए भी इनके पास आपको लाइसेंस मिलेगा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आप सबमिट कराएंगे तो आपको आयात लाइसेंस भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। देखिए, आप आयात कर रहे हो, अब आयात जब आप कर रहे हो तो आपको निर्यातक को पैसा देना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि भारत तो हमेशा यही चाहता है कि वो जिस भी वस्तु का आयात करे उसके लिए वो मुद्रा भारतीय दे, लेकिन इंटरनेशनल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमारी भारतीय मुद्रा में लेन देन नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी मुद्रा में आप पेमेंट करोगे उसका आपको पहले ही अरेंज करना होगा। और देखिए, भारत में जो ये कार्य है वो RBI देखती है। तो आपको देखिए, इस पॉइंट को देखिए आप, जहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक के पास विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए आवेदन करना होगा, जिसका एक निश्चित प्रारूप है, उसी में आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
और जब आपको ये लाइसेंस मिल जाता है तो यहाँ पे आप जो भी सौदा करेंगे उसको चुकाने के लिए आपके पास विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अभी तक आपने व्यापारिक पूछताछ की, आयात लाइसेंस ले लिया, आयात जो वस्तु करोगे उसके लिए आपने फंड की व्यवस्था भी कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है आदेश अथवा इंडेंट भेजना। जब निर्यात निर्ख में जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो आपको सेटिस्फाई कर रही होती हैं, इंपोर्ट लाइसेंस आपने ले लिया होता है, इंपोर्ट के लिए जो विदेशी मुद्रा चाहिए उसकी आपने आरबीआई से अनुमति ले ली होती है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट कार्य जो हमारा है वो है कि हम जो एक्सपोर्टर है उसको हम आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इंडेंट भेज रहे हैं। और इंडेंट में आप जो चीज़ें भेजोगे उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो हैं उसका मूल्य क्या है, उसकी मात्रा क्या है, माप क्या है, कैटेगरीज कौन सी है, क्वालिटी क्या है, पैकिंग कैसे होगी, माल का लदान किस बंदरगाह से होगा, कहाँ तक ले जाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जब हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो अब निर्यातक हमको एक फ्री माइंड से एक्सपोर्ट कर सके, उसके पास कोई पेमेंट रिलेटेड इश्यू नहीं हो, तो हम उसको साख पत्र भेजते हैं जहाँ पे हमारी बैंक, उनकी जो बैंक होती है उसको ये प्रॉमिस देती है कि भैया अगर टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ तो हम आपको पेमेंट करेंगे। तो देखिए साख पत्र प्राप्त करना होता है, यहाँ पे क्या होगा, आयातक एवं विदेशी आपूर्तिकर्ता के बीच भुगतान के शर्तों में साख पत्र तय किया जाता है। तो आयातक को अगर आपने जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें आपने ये कहा कि आपको साख पत्र देना है और मोस्ट ऑफ केस में देना ही होता है, तो आयातक अपने बैंक से साख प्राप्त करता है और साख पत्र प्राप्त करने के बाद में उसको वो निर्यातक को भेज देता है, जिसमें निर्यातक के बैंक को निश्चित राशि तक के निर्यात बिल के भुगतान की गारंटी होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौदों के निपटाने का एक सुरक्षित साधन है, बहुत मोस्टली यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त की व्यवस्था करना। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको। देखिए एक तो हुआ वित्त की व्यवस्था करना और एक हुआ विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। देखिए वित्त व्यवस्था का तो मतलब ये हो गया कि जो भी आप माल मंगा रहे हो उसके लिए आपके पास पैसा है या नहीं, और विदेशी मुद्रा का मतलब ये हो गया कि जो वित्त आपने जुटाया है उसको आप विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करके उसको पे कर सकते हो या नहीं। तो विदेशी मुद्रा का भंडार आरबीआई के पास है भारत में, इसलिए हमको उनसे परमिशन लेनी पड़ी। लेकिन जब आरबीआई हमको वो विदेशी मुद्रा देगा तो उसके बदले में हमसे जो हमारे राष्ट्र की मुद्रा है, जो वित्त की व्यवस्था है, वो तो हमसे मांगेगा ही। तो देखिए माल के बंदरगाह पर पहुंचने पर निर्यातक को भुगतान करने के लिए आयातक को इसकी अग्रिम व्यवस्था करनी चाहिए। भुगतान न किए जाने के कारण से बंदरगाह से निकासी नहीं होने की दशा में देखिए क्या है कि माल तो जब बंदरगाह पर पहुंचा और निर्यातक उसका भुगतान करेगा, तो निर्यातक जो भुगतान करेगा वो भुगतान वो किससे प्राप्त करेगा, वो आयातक से प्राप्त करेगा। तो आयातक को उसकी वित्त व्यवस्था करनी है और जो फाइनल पेमेंट है उसकी भी वो साख पत्र के द्वारा कर चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जहाज़ से माल भेज दिए जाने की सूचना की प्राप्ति। देखिए जब निर्यातक जहाज़ में माल लोड कर देता है तो वो आयातक को उसकी सूचना भेजता है, उसकी सूचना में वो माल का बीजक भेजता है, बीजक के साथ साथ जहाजी बिल्टी वायु मार्ग से भेजा गया तो नंबर, डेट एट्सेट्रा ये चीज़ें भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयात प्रलेखों को छुड़ाना। जैसे ही माल रवाना होता है तो विदेशी आपूर्तिकर्ता साख पत्रों की शर्तों को ध्यान में रखकर जितने भी आवश्यक प्रलेख हैं वो भेज देता है और बैंक के साथ भेजा जा रहा है। अब इन जो बिल जो वगैरह जो होते हैं जिनमें हमने देखा है कि वो विनिमय विपत्र है, वाणिज्यिक बीजक है, समुद्री बीमा पॉलिसी इत्यादि, इनके साथ एक विनिमय विपत्र भी भेजा जाता है और जिसे हम प्रलेखीय विनिमय विपत्र कहते हैं। देखिए जो विनिमय विपत्र है वो साख पत्र के साथ ही आ रहा है। विनिमय विपत्र में क्या है कि आपको जो पेमेंट करना है, जो भुगतान करना है किसको, आयातक को, वो दो प्रकार से करना होता है। अगर वो दर्श विपत्र है
तब तो आप उसको देखते हुए जैसे ही विपत्र मिले आपको उसका पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर वो विपत्र स्वीकृति के बदले हो या मुद्दती विपत्र हो, तो ऐसा होने पर जैसे ही आपको आवश्यक प्रलेख मिले तो आप उसको विनिमय विपत्र के स्वीकार किए जाने पर ही सौंपने का आदेश देते हो। अब देखिए, प्रलेखों को प्राप्त करने के लिए विनिमय विपत्र की स्वीकृति को आयात प्रलेखों का भुगतान कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं हो बता देता हूँ। साख पत्र तैयार है, साख पत्र का मतलब ये होता है कि आपको उसका पैसा मिलेगा, लेकिन अब आपको पैसा देना है। तो दर्श जो विनिमय पत्र होता है उसमें तो ऐसे होता है कि जैसे ही आपको वो दर्श विनिमय पत्र मिले आपको उसी टाइम उसका पेमेंट करना ही होता है, और आपको वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं माल के प्राप्त करने के स्वामित्व के वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो मुद्दती विनिमय पत्र है तो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, आप यहाँ पे उनको लिखते हो, प्रॉमिस करते हो, और आपको प्रलेख मिलने के बाद में भी आप उनका भुगतान कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, माल का आगमन। जब हमारे पास माल आ जाता है, और माल कहाँ से आएगा? माल पोर्ट से आएगा। तो देखिए, जब माल पोर्ट पे आ जाता है तो उसको माल को उतराया जाता है, उसकी डिटेल चेक की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा शुल्क निकासी एवं माल को छुड़ाना। देखिए, कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। जैसे ही भारत में आयातित माल भारत की सीमा में प्रवेश करना होता है तो उसको शुल्क निकासी से गुजरना होता है, और एक टेडिशियस प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। तो इसके लिए ज़्यादातर जो इम्पोर्टर होते हैं वो किसी एजेंट की नियुक्ति करते हैं ताकि वो इससे रिलेटेड जो भी कागजी कार्रवाई है वो उसको संपूर्ण करता है, और आपको कस्टम ड्यूटी चुकाने के बाद में आपको माल मिल जाता है। इसके साथ साथ हमको डॉक वे, देखिए ये डाक वे नहीं है, डॉक वे है। ये डॉक वे आपको जिस पोर्ट पे जहाज आ रहा है, जैसे हम भारत में देख रहे हैं मुंद्रा पोर्ट गुजरात में जो है, कांडला पोर्ट जो भी गुजरात में है उसी को मुंद्रा पोर्ट कहा जाता है, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो मुंबई में है। तो इन पोर्ट पे जब आता है तो जो पोर्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो पोर्ट का देख रेख कर रहे हैं, वो पोर्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए वो आपसे गोदी वे का लेते हैं। तो इसकी भी आपको फॉर्म भर के इसकी भी फ़ीस आपको चुकानी होती है, और इसकी फ़ीस चुकाने पे के बाद में ही आपको उस पोर्ट के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है, आप उससे माल ले सकते हो। तो इन सभी क्रियाओं के बाद में आपको आपका माल मिल जाएगा। देखिए, अब आगे का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि आयात लेन देन में कौन कौन से प्रलेख प्रयुक्त होते हैं। देखो, मैं एक वापस समराइज वे में अगर आपको कहूँ कि आयात की प्रक्रिया क्या है, तो आयात की प्रक्रिया में सबसे पहले हमको पूछताछ करनी होती है, व्यापारिक पूछताछ करनी होती है, निर्यात निर्क मिलता है, लाइसेंस प्राप्त करना होता है, विदेशी मुद्रा का पेमेंट करने के लिए RBI से परमिशन लेनी पड़ती है। RBI से जब परमिशन मिल जाती है तब हम उनको आदेश देना होता है। आदेश देने के बाद में हमको विभिन्न प्रकार के जो शुल्क हैं वो चुकाने पड़ते हैं, और साख पत्र जो हमने निर्यातक को भेजा है उसके लिए भी हमको फंड जुटाने पड़ते हैं। जैसे ही पोर्ट से माल रवाना होता है, हमारे पास पहुंचता है, तो हमको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती हैं, डॉक वे चुकाने होते हैं। तो ये सारी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आयात लेन देनों में कौन कौन से प्रलेख प्रयुक्त हो रहे हैं। तो बच्चों, मेरे को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। आप इन वीडियोस को देखते रहें, एक बार दो बार जितनी बार देखेंगे आपके लिए हितकारी होगा। असाइनमेंट के रूप में मैं आपको कहूँगा कि आप ये लिस्ट बनाइए कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, किस फील्ड में कर रही हैं, और उनके सामने कौन कौन सी परेशानी आ रही है। आप इसके लिए गूगल की भी मदद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।